नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं आपके लिए रेहन पर रघु का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है मुझे कि पहला और दूसरा भाग जिस प्रकार आपको अच्छा लगा है, आपने अच्छे सुझाव दिए हैं और आपने अपने कमेंट्स के लिखकर अपनी राय दी है, अपने सुझाव दिए हैं, उसी तरह से आप इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अपना प्यार देंगे। तब तक के लिए आइए मैं सुनाता हूं आपको रेहन पर रघु का तीसरा भाग। रेहन पर रघु भाग 3। ऐसी मुसीबत में रघुनाथ को किसी और ने नहीं, उन्हीं के बेटों ने डाला था। बेटों में भी संजय ने, खास तौर से संजय ने। और यह लंबी कहानी है, रांची से कैलिफोर्निया तक फैली। संजय ने प्यार किया था सोनल को। यह प्यार किसी सड़क छाप टुच्चे युवक का दिल फेंक प्यार नहीं था। इसमें गुणा भाग भी था और जोड़ घटाना भी। जितना गहरा था उतना ही व्यापक। सोनल संजय के प्रोफेसर सक्सेना की इकलौती बेटी थी। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, नेट और दर्शन से पीएचडी। नौकरी तो पक्की थी बनारस के विश्वविद्यालय में, जहां उसके मामा कुलपति थे। लेकिन उसमें अभी देर थी। तब तक शादी का इंतजार था। शादी के आड़े आ रहे थे। उसके होठों से बाहर आ गए दांत और चिपटी नाक, जिनकी क्षतिपूर्ति वह अपने सर्टिफिकेट से करती थी। रही सही कसर पूरी कर रही थी सक्सेना की फैलाई हुई यह अफवाह कि उन्हें एक ऐसे ज़हीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक की ज़रूरत है जो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर कैलिफोर्निया जा सके। इस ज़रूरत का मतलब पूरा इंस्टीट्यूट समझता था। संजय फाइनल की परीक्षा दे चुका था। रिजल्ट की घोषणा बाकी थी। इधर कई बार माँ बाप का संदेश आया था कि आओ लड़की देख जाओ। लड़की क्या देखना, वह देखी भाली थी। रघुनाथ जिस कॉलेज में पढ़ाते थे उसी के मैनेजर और पूर्व विधायक की बेटी थी। गोरी, लंबी, सुंदर, आकर्षक। एमए, अच्छी हाउसवाइफ। मैनेजर पुराने जमाने के जमींदार, अथाह संपत्ति के स्वामी। रघुनाथ की कोई हैसियत नहीं थी उनके आगे। न कायदे के घर द्वार, न जमीन जायदाद, 8 बीघे खेत और एक हल्की खेती। बचपन और जवानी तंगहाली में गुजारी थी। बच्चों को पढ़ाया भी तो खेत रेहन पर रखकर और कॉलेज से लोन लेकर। जाहिर है मैनेजर ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखा था, अपने कॉलेज के मास्टर रघुनाथ को नहीं। यह संबंध सपने से भी आगे की चीज था। रघुनाथ के लिए फायदे ही फायदे थे। इससे जनपद में पहचान और प्रतिष्ठा जो मिलती सो अलग। वे क्या से क्या होने जा रहे थे। तो गांव आने से पहले सक्सेना सर से विदा लेने गया था संजय। इसे यूं भी कह सकते हैं कि उसे डिनर पर बुलाया था सक्सेना सर ने। गर्मी की शाम अपने लॉन में सक्सेना बेंत की कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। माली गमलों में पानी दे रहा था। बंगले के अंदर की बत्तियां जल रही थीं। किसी कमरे से संगीत की धुन आ रही थी। रिटायरमेंट के करीब दिल के मरीज प्रोफेसर सक्सेना संजय की मौजूदगी से बेखबर चुपचाप बैठे थे और सामने देख रहे थे। काफी देर बाद उन्होंने पूछा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? संजय ने नासमझी में सिर हिलाया। और राग, कौन सा राग है? संजय खड़ा हो गया। सक्सेना मुस्कुराई। पहले संजय को देखा, फिर सोनल को। सोनल भी मुस्कुराई। संजय सोनल से मिला तो कई बार था, लेकिन देखा पहली बार। उसे लगा कि किसी लड़की को टुकड़ों में नहीं, टोटलिटी में देखना चाहिए। कितना फर्क पड़ जाता है। साथ ही लड़की और पत्नी को एक ही तरह से नहीं देखना चाहिए। रूप रंग, हाव भाव, नाज नखरे लड़की में देखे जाते हैं, पत्नी में नहीं। ये सब पुराने कॉन्सेप्ट हुए।
हमारे पापा मम्मी के ज़माने के, हमारे नहीं। सक्सेना ने चुप्पी तोड़ी। यह है सोनल, जिसमें मेरे प्राण बसते हैं। सितार, सरोद, संतूर माने सोनल, सोनल माने संगीत। चीपनेस इसे पसंद नहीं, फिल्मी गानों को संगीत नहीं मानती। शायद इसलिए कि खुद कथक की डांसर रही है। खैर, तो क्या खिला रही हो हम लोगों को भाई? वह तो तभी पता चलेगा जब खाएंगे। सोनल शर्मा कर भाग गई। बैठो संजू, कहते हुए सक्सेना भी बैठ गए। सिर झुकाए, कुछ सोचते, भर्राए स्वर में बोले, कैसे रहूंगा इसके बगैर? रहूंगा कैसे, समझ में नहीं आता। 14 साल की थी जब माँ गुजरी थी इसकी। इसके बाद उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। 3-4 साल से लगातार आते रहे हैं लड़के, एक से एक, तुम्हारे सीनियर भी, क्लास फेलो भी। लेकिन बेटा, भारी संकट में हूँ, तुम ही उबार सकते हो इससे। पिछले साल ही कहा था इसने कि शादी करूंगी तो संजय से, नहीं तो जरूरी नहीं है शादी। अपने अंदर छिपाए रहा इस बात को। आज कह रहा हूं, वह भी इसलिए कि फैसले की घड़ी आ गई है। 3 ही 4 महीने का समय है कैलिफोर्निया जाने का। इसी बीच शादी है, एयर टिकट है, पासपोर्ट है, वीजा है, सारी तैयारियां हैं। सोनल अमेरिका और हनीमून को लेकर उत्साहित है। उन्होंने आंखें पोंछी और संजय को देखा। हर बाप के सपने होते हैं, मेरे भी हैं। न होते तो सेंट्रो कार क्यों लेता? अपने लिए फिएट तो थी ही। नई घर गृहस्थी के सामान क्यों जुटाता? तुम्हारे ही नगर में एक कॉलोनी है, अशोक विहार, उसमें एक छोटा सा बंगला बनवाया है। सब कुछ कंप्लीट है, बस फिनिशिंग बाकी है। सोचा था कि यहाँ से रिटायर करूँगा तो काशीवास करूँगा। हर आदमी ये चाहता है, तुम्हारे पापा मम्मी भी चाहते होंगे। लेकिन सोचता हूँ कल सोनल विश्वविद्यालय में ज्वाइन करेगी तो कहाँ रहेगी? मेरा तो सारा जीवन रांची में बीता, सारे दोस्त मित्र रिश्ते नाते यहीं हैं, वहाँ जाकर क्या करेंगे? सो बंगला उसी के नाम ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। संजय चिंतित, उसकी आंखों में पापा मम्मी के चेहरे घूम रहे थे। उसे लगने लगा था कि उसने उन्हें हाँ कहने में जल्दी कर दी थी। बोला, बहुत देर कर दी सर, सोनल का मन बताने में। देर सवेर कुछ नहीं होता संजू, हर चीज का समय होता है। अब यही देखो, मेरे साले प्रोफेसर आस्थाना को बनारस में ऐसे ही वक्त पर कुलपति क्यों होना था जब सोनल थीसिस जमा कर रही थी। उन्होंने सिगरेट सुलगाई। ऐसे तो सिगरेट मना है, लेकिन कभी कभी 1-2 कश ले लेता हूँ। तो तुम्हारे पापा, उनकी परेशानियाँ समझ सकता हूँ। बताते रहे हो उनके बारे में। अभी तक बहन अविवाहित है, परेशान है उसकी शादी को लेकर। छोटा भाई है तुम्हारा, पिछले 3-4 साल से कैट मैट दे रहा है, लोकसभा आयोग के टेस्ट दे रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। उसकी परेशानी, बाय द वे, मेरी तो सलाह है कि वह फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ कर बैठे, इससे पहले किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दो। ऐसे नहीं तो डोनेशन देकर। अरे कितना लगेगा? 1.5 लाख, 2 लाख, और क्या? तुमने बताया था कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए लोन भी लेते रहे हैं, रेहन भी रखे हैं खेत। इन सारी परेशानियों से निपटने के लिए कितने की जरूरत होगी उन्हें? उनसे बतिया कर तो देखो, क्या चाहते हैं वे, कितना चाहते हैं। देखो, बारात, धूमधाम, बाजा गाजा, ये सब फालतू की चीजें हैं। कोई जरूरत नहीं इस दिखावे और तमाशे की। शादी के लिए कोर्ट है और दोस्त मित्रों के लिए रिसेप्शन, यह मैं कर ही दूंगा। फिर ऐसे एक बात बता दूं, जिस कंपनी में और जिस कॉन्ट्रैक्ट पर अमेरिका जाना है, उससे 3 साल में कोई भी इतना कमा लेगा कि अगर उसका बाप चाहे तो गांव का गांव खरीद ले। समझे? सवाल यह नहीं है सर,
पिताजी लोक लाज जात पात में विश्वास करने वाले जरा पुराने ख्यालों के आदमी हैं। सक्सेना गंभीर हो गए, कुछ देर चुप रहे। इसी बीच सोनल साड़ी में आई खाने पर बुलाने। देखो संजू, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सक्सेना गंभीर हो गए, कुछ देर तक चुप रहे। इसी बीच सोनल साड़ी में आई खाने पर बुलाने। देखो संजू, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नियम केवल पेड़ों और फलों पर ही नहीं लागू होता, मनुष्यों और संबंधों पर भी लागू होता है। हर बेटे बेटी के माँ बाप पृथ्वी हैं। बेटा ऊपर जाना चाहता है और ऊपर थोड़ा सा और ऊपर। माँ बाप अपने आकर्षण से उसे नीचे खींचते हैं। आकर्षण संस्कार का भी हो सकता है और प्यार का भी, माया मोह का भी। मंशा गिराने की नहीं होती मगर गिरा देते हैं। अगर मैंने अपने पिता की सुनी होती तो हेतमपुर में पटवारी रह गया होता। तो यह है मुझे जो कहना था, कह चुका। तुम्हें जो ठीक लगे करो। हाँ, जाने से पहले सोनल से भी बात कर लेना। भाग 3 यहीं समाप्त है। यह भाग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव देना जरूर जारी रखिए, क्योंकि आपके सुझाव से ही मैं इस चैनल को और बेहतर बना सकता हूं। आपके लिए मैं नई से नई पुस्तकों को लेकर आपके सामने आ सकता हूं, उसकी समीक्षा और कहानी और उपन्यास भी उसमें शामिल कर रहा हूं, तो लेकर उपस्थित हो सकता हूं। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।